अस्सलामुअलैकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा, और इस डिस्कशन में मेरा साथ देते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद अबू बकर साहब भी हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल रहते हैं। अबू बकर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल भी हमने डिस्कस किया था नाजरीन मखसूस नशिस्तों का केस, जिसके ऊपर फैसला महफूज हो गया था, लेकिन कल ये कहा गया था कि फैसला कब सुनाना है इस बारे में मुशावरत करेंगे। आज मुशावरत हुई और ये कहा जा रहा है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि फैसला महफूज होने के बाद मुशावरत हुई हो। 1.5 घंटे का एक तवील इजलास चलता रहा और फैसला जो है वो कल सुनाने का फैसला आया है कि इस फैसले को कल सुनाया जाएगा। अबू बकर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, इसकी इम्पोर्टेंस से तो बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह का एक सरप्राइजिंग सिटिंग होना आपको क्या लगता है, किस तरफ इशारा है? देखें, बहुत अहम तरीन केस है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके जो नताइज होंगे वो आइंदा की जो सियासत है, खुसूसन कौमी असम्बली के अंदर और जो आगे 2/3 अक्सरियत के मामलात हैं, कानून साजी के मामलात हैं, या जो बड़ी आइनी तरामीम है, उसके ऊपर इसके बड़े दूर रस असरात होंगे। अगर ये मुकदमे का फ़ैसला इस तरह से आ जाता है कि अपोजिशन जो है उसका केस इसमें प्रिवेल कर जाए, उनकी दरख्वास्त मंजूर हो जाए, तो ज़ाहिर है फिर ये जो मखसूस नशस्तें हैं हुकूमत के लिए तो इतना धचका ही काफ़ी होगा इसमें, अगर ये तय पा गया कि ये हुकूमती इत्तेहाद को इनकी जो सीटें अलाट की गई थी ये गैर कानूनी है जी। अगर इतना भी वो अचीव कर लें तो मेरा ख्याल है वो एक तरह से उनका मोरल ठीक हो जाएगा और वो एक तरह से आपको पॉलिटिक्स में और पार्लियामेंट के अंदर ये जमात खड़ी हुई नज़र आएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर है फिर ये हुकूमत के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन होगी, और इसके बाद जो कानून साजी होगी उसके अपने असरात होंगे। और फिर ये जुडिशरी के अंदर भी मेरा ख्याल है कि ये जो मोहतरम जजेस इस फुल कोर्ट में बैठे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है एज ए चीफ जस्टिस या 1-2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की तो बारी नहीं आनी, एक तो ये उससे भी जुड़ा है। दूसरा मेरा ख्याल है जो मामलात इसमें डिस्कस होते रहे हैं, खुसूसन वो जो बल्ले का इंतखाबी निशान था जिससे वो डिप्राइव हुई एक जमात जी। उसके बाद ये बार बार आता रहा कि वो एक जमात के तौर पर तो मौजूद थी, फिर उसके मुख्तलिफ मेंबरान ने डेक्लेरेशन भी जमा कराए, न सिर्फ उस जमात का कराया बल्कि एक और हंगामी अरेंजमेंट के तहत एक और पीटीआई नजराती का कराया जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद इस केस में जो एक फरीक हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहिबजादा हामिद रज़ा, उन्होंने भी अपनी पार्टी का डेक्लेरेशन जमा कराया, बिल्कुल उसको डिसोन किया गया या नहीं माना गया। और उसके बाद फिर ये जो आज़ाद उम्मीदवार जीत के आए जो पीटीआई की हिमायत याफ्ता थे, इस पर बड़ी बात होती रही, ऑब्जर्वेशन होती रही कि इनको किस खाते में आज़ाद करार दे दिया आपने। तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें इसके मुताल्लिक भी मुझे लगता है तय होंगी, ठीक है, क्योंकि ये एक आइनी तशरीह का केस था। तो इसमें ब्लैक एंड वाइट सिर्फ ये फैसला आ जाए कि ये हुकूमत को सीटें मिलेंगी या गलत दी गई हैं। साहब, लतीफ़ खोजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, प्लीज, क्योंकि इस केस पर हम लीगल राय बहुत दफ़ा उनको पहले भी ले चुके हैं। और खोसा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। हमें याद है आपने 10-3 का कहा हुआ है इस फैसले का। कल अब फैसला सुनाया जा रहा है। इसके बाद जितनी भी हेयरिंग हुई, जो दलाइल दिए गए और आज फिर जो मुशावरत हुई, उसको देख के क्या लग रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है उनको अंदर बांट करने और उनको ना मिलने वाली वो तो आप समझ लें कि 13 के 13 जो है प्लस 13 × 0 होगा, वो तो उनको निश्चित नहीं मिलेंगी। जो उनका प्रोपोर्शनल जो है कि प्रोपोर्शनेटली जो उन्होंने नेशनल असेंबली में सीटें या वोट लिए हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज को वो निश्चित नहीं मिलेंगी उनके इस्तेहकाक से मुतजावज़, यानी जो हमारी बंदर बांट कर, वो तो आप लिख लें कि 13 के 13 जज साहिबान का जो है उससे मुतफ़िका राय होगी। ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक है कि क्या वो हमें सुन्नी इत्तेहाद को मिलते हैं या पीटीआई को एज ए पॉलिटिकल पार्टी रिकग्नाइज करके और वो इलेक्शन कमीशन के वो जो है गलत तशरीह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जो हमारे सिंबल बल्ला जो सिंबल की मुतालिक था उसकी गलत तशरीह करके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को उन्होंने आज़ाद करते दिया, वहाँ अलबत्ता ज़रूर ये 10-3 की हो सकती है कि वो उस पर इख्तलाफ होगा माला, क्योंकि SIC या तो SIC को
जो है उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से निश्चितें 10-3 से मिल जाएंगी, या पाकिस्तान वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तशरीह गलत की है, फसाद की सारी बुनियाद वहां से शुरू हुई है, और एक अमल जो हकीकत है और आंखें बंद नहीं की जा सकती वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही लोगों ने जो है वोट दिया है, और चूंकि ये सियासी जमात के तौर पर एग्जिस्ट करती थी, करती है और इंशाल्लाह करती रहेगी, इसलिए उसके इस्तेहकाक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर अलबत्ता ये जो है इसमें कुछ मुतज़ाद राय आ सकती है, लेकिन बात का फैसला जो भी होगा। खोसा साहब, अगर सीटें हुकूमत को नहीं मिलती और सुन्नी इत्तेहाद को भी नहीं मिलती तो क्या ये सीटें खाली रहेंगी? देखिए, खाली रहने के साथ साथ फिर सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई ग्रे एरिया है तो उसमें जो है ये इम्कान हो सकता है उस सूरत में कि वो सुप्रीम कोर्ट एक जो है अपना एडवाइस दे कि ये आप लेजिस्लेशन के जरिए इस चीज का जो है पार्लियामान तायन करे। तो पार्लियामान के तायन करने से वो या तो तहरीक सुन्नी इत्तेहाद या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तस्लीम करते हुए कि इस्तेहकाक था, और चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत तशरीह की जिसकी सजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती, तो उसका भी इम्कान हो सकता है कि वो जो है वो रेफर कर दें पार्लियामान को कि आप इस चीज का तायन कीजिएगा, और उस पर अगर लेजिस्लेशन की जो है जरूरत है, कानून साजी की, मेरा नहीं ख्याल से आईन में तरमीम की जरूरत है, लेकिन अगर इलेक्शन एक्ट 2017 में किसी शिक की जरूरत है तो वो इबहाम दूर किया जा सकता है, और ये सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसा कि आप अभी फरमा रहे हैं कि ये मामला तशरीह के लिए पार्लियामान के पास भी जा सकता है, तो पार्लियामान में तो अददी अक्सरियत जो है वो वाज़ेह इक्वेशन हमारे सामने है, पीटीआई या एसआईसी जो है वो तो बड़ी कमज़ोर फुटिंग पे है, तो फिर हुकूमत क्यों रिलीफ देगी कि ये सीटें आइंदा की कानून साजी करके एसआईसी या पीटीआई को मिल जाएं? बिल्कुल नहीं, देखिए, इसलिए कि वो आइन से मावरा तो कोई कानून साजी हो नहीं सकती है, और आइन में आर्टिकल 51 में बड़ा वाज़ेह लिखा गया है कि प्रोपोर्शनल जो है इनको रिप्रेजेंटेशन होगी, तो उससे मुतजाविज कानून साजी तो हो नहीं सकती है। तो इसलिए तो कानून में अगर कोई ग्रे एरिया है तो उसकी सजेशन भी दे देगी सुप्रीम कोर्ट, और वो पार्लियामान की एक फॉर्मेलिटी होगी जो वो उसको फिल अप कर देगी, और वो लामहला जब आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आर्टिकल 51 की जो है उस इम्प्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में करते हो, तो एक वो झैली अमल होगा जो हमारी निश्चित नहीं ले सकता। तो वो लामहला जो खोसा साहब, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को ऑर्डर करेगी? अरे बाबा, ऑर्डर नहीं होता, लेकिन एक सजेशन होती है, एक दफा हजारों दफा हो चुकी है, आप उसको जो है जो मर्जी समझ ले। अगर ग्रे एरिया है तो सुप्रीम कोर्ट एक तजवीज देती है और पार्लियामान उसे ऑबिटर भी समझे तो वो एक किस्म का उस पर अमल करते हैं, क्योंकि वो वैक्यूम खला नहीं करना चाहते। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि वो पार्लियामेंट जो है या सुप्रीम कोर्ट ये नशिस्तें खाली रखकर वो पार्लियामान ही मुकम्मल नहीं होती है, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी तशरीह कर सकती है या ऐसी तशरीह की इजाजत देगी कि ये जो है अगर लेजिस्लेशन मकसूद भी है तो वो क्या लेजिस्लेशन में भी टाइम फ्रेम दे देगी, इसलिए कि आवाम को जो है वो नुकसान नहीं पहुंच सकता। ये पाकिस्तान की आवाम को सजा देने के मुतरादिफ है, और ये पाकिस्तान की आवाम को सजा। तो खोसा साहब, अगर पार्लियामेंट अपनी मर्जी का कानून पास कर देती है तो इसका मतलब है मामला फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा? मगर आइन से मुतजावज तो नहीं कर सकती, और वो पैरामीटर्स अगर स्पेल आउट हो जाते हैं और खदो खाल सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें कोई इबहाम नहीं छोड़ेगी, इसलिए पार्लियामान के लिए वो गलत कानून साजी नहीं होगी। और फिर हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हम भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। अच्छा खोसा साहब, सर ये बता दें कि कल जो है जस्टिस मुनीब साहब कह रहे थे कि शॉर्ट ऑर्डर सुनाई दें, जबकि चीफ जस्टिस साहब ने इसरार किया कि इसको हम महफूज कर लेते हैं। आज मेरा ख्याल है जो खबरें आई हैं, आज कंसल्टेशन भी इस पे हुए जजेस के दरमियान, तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि फैसले से पहले जजेस बैठें और वो आपस में कंसल्टेशन करें, गुफ्तगू करें किसी मौजू पे?
ऐसा किसी मौजू पे नहीं, अगर कोई केस सुना है और वो लार्जर बेंच है तो हमेशा यही होता है कि जज साहबान पहले आपस में मशावरत करते हैं और अगर कंसेंसस हो जाए, एक दूसरे को कायल कर ले, तो वो बेहतर होता है, इसलिए कि फिर अवाम में और उसकी तशरीह या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई इबहम नहीं रह जाता। देखे ना, पहले ये हुआ कि उन्होंने कहा जी ये 3-5 है, 5-7 है, पता नहीं क्या क्या है, उस इबहम में जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाई। तो अब जाहिर है कि चूंकि हमारा जो तजर्बा रिसेंट पास्ट में जो हुआ है, अब इबहम की गुंजाइश नहीं है। पहले ही बहुत ज्यादा हमारे यहाँ कंफ्यूजन हो चुकी मुल्क में, और मेरा नहीं ख्याल कि बेयकीनी की कैफियत सुप्रीम कोर्ट चाहेगी कि मजीद कौम जो है उसी इज़्तिराब में और उसी तज़ब्ज़ब में रहे। तो इसलिए इसको यकसू करना जरूरी होगा। खोसा साहब, हमें थोड़ा सा ये भी बता दें, चूंकि बेंच और बार का बड़ा ताल्लुक होता है और आप बड़े बाअसर लॉयर हैं ना सर, तो हमें कोई अंदर की खबर दे दें कि ये जो कंसल्टेशन है इसमें कोई राय को लेकर, फैसले को लेकर कोई घुमसान का रन है या कोई आसान सा मामला दरपेश है? देखिए, काफी देर कंसल्टेशन रही है, 13 जज साहिबान बैठे हैं और बहुत देर तक उनकी जो है गुफ्तो शुनीद होती रही है। मुझे कोई अंदर की कहानी का इल्हाम नहीं है। सर कोई खबर तो देना, कोई हल्का फुल्का अंदाजा, कोई टेवा लगा दें, कोई खबर तो देना। ये तो आप वो कहलवाना चाहते हैं जो मैं कहूँगा नहीं। और साहब दिल की बात तो बता अच्छा, लेकिन आपकी खुशी से कुछ खबर मुझे पे आश्कार हो रही है। देखें, अल्लाह से अच्छाई की तवक्को रखनी चाहिए। हमारी कौम मुतहम्मिल नहीं है इस चीज की कि मजीद बेयकीनी की कैफियत रहे और मजीद अवाम का इज़्तिराब जो है वो इज़्तिराबी कैफियत रहे। मेरे ख्याल में सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ तो खोसा साहब एक बड़ा हम फैसला कल आने वाला, दूसरी जानिब बानी पीटीआई जो हैं उन्होंने तो अब खुले लफ्जों में कह दिया, पहले जो पीटीआई के तर्जुमान थे उनकी तरफ से हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, आज तो उन्होंने ये कह दिया कि चीफ जस्टिस काजी साहब जो हैं वो मुझसे मुतालिक मुकदमात की समाअत ना करें। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अलहदा हो जाए वो कह रहे हैं मुकदमात से? देखिए, 2 जुलाई को मैं भी वहाँ था, हम खान साहब के साथ 3 घंटे रहे। वहाँ यही तय हुआ था कि काजी फाइज ईसा साहब क्योंकि जाती वो प्रकाश रखते हैं, जब से उनके खिलाफ एक रेफरेंस इमरान खान साहब के वजारत उज़्मा के दौरानिए में सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजी थी उन्हें हटाने के लिए, तो वो उनके दिल और दिमाग से वो गुस्सा नहीं गया है। और उस पर जो है चीफ जस्टिस गुलजार जब थे तो उन्होंने 4-5 रुकनी बेंच थी, उन्होंने जुडिशियल वर्डिक्ट में एक फैसले में लिखा कि इमरान खान साहब के मुताल्लिका मुकदमात जो है उसमें काजी फाइज ईसा साहब उस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये एक जुडिशियल वर्डिक्ट ऑलरेडी है। फिर बल्ले का निशान जिस तरह हमसे लिया गया, रात के 11:30 बजे सुनाया गया, हमें आधे घंटे की स्पेस भी ना मिली कि हम कोई सोच विचार कर सकते, हवा में बखेर के हमें फेंक दिया गया। और मैंने काजी साहब से जो है रूबरू अर्ज किया बहुत अदब के साथ कि जनाब हम तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आपसे लेने के लिए आए थे, आपने तो हमारे पाँव से के तले से फील्ड ही हमसे छीन ली है। और ये बदकिस्मती से आपका फैसला जमहूरियत के कत्ल के मुतरादिफ है और ये उन फैसलों में शुमार होगा जिन्होंने पाकिस्तान को कमजोर किया, पाकिस्तान को नुकसान दिया। तो ये तो कोई छुपी ढकी बात है नहीं कि जितने काजी फाइज ईसा साहब के जो ऑब्जर्वेशन इस समाप्त के दौरान में कल के फैसले का तो इंतजार कर लेते हैं, बाद में पीटीआई की बात करते हैं। होते रहे उनके सामने वीडियो लिंक, बड़े अच्छे मूड में पेश होते हैं। आपने देखा ना कि आपस में जज साहिबान के जो है जितने तकरार हो रहे थे, जिस तरह आपने देखा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जिस तरह कह रहे थे और जिस तरह से सीनियर प्यूनी जज जो चीफ जस्टिस अक्टूबर में बनने जा रहे हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की जो ऑब्जर्वेशंस आई थी, या आयशा मलिक साहिबा की जो ऑब्जर्वेशन थी, या मंदोखेल साहब की थी, ये आपने सुना जो भी जितने जज साहिबान ने इस मामले में इजहार राय की। और किसी ने तो कहा कि वो बल्ले के निशान के फैसले ने ही सारा फसाद जो है क्रिएट किया। और फिर जज साहिबान ने जरा अपने चीफ जस्टिस साहब से कहने में हाथौला रख के फिर कहा जी ये इलेक्शन कमीशन ने इसकी गलत तशरीह की है, समझा गलत है।
जो वो बल्ले के निशान वाला चीफ जस्टिस साहब काजी फायज साहब का फैसला था, उसको गलत तशरीह की, गलत समझा, इस पर फिर सारे का कंसेंसस हो गया। तो अल्लाह बेहतरी करेगा। चले, खोसा साहब एक आखिरी सवाल, आपकी खान साहब आप बता रहे हैं मुलाकात भी हुई है, तो खान साहब कह रहे थे कि वो भूख हड़ताल की तरफ जा रहे हैं, ये कोई प्लान है उनका? नहीं, देखिए हमने माने किया है उन्हें कि ऐसा ये आखिरी कदम होता है, हमें मैक्सिमल पोजीशन पे अभी सरेदस्त जाने की जरूरत नहीं है। ये कल के फैसले को भी देखते हैं, इद्दत वाला फैसला भी 12 से पहले ही करना है, उसमें भी हम देखते हैं इंशाअल्लाह। हमें तो बहुत अल्लाह ताला से उम्मीद है और हमारी अदलिया पर भी हमें काफी हद तक उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इमरान खान साहब को मुखलसी मिल जाएगी और ये जो ऑर्डिनेंसेस किए हैं रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल बनाने के, वो भी एक मजमूम काविश है कि फॉर्म 47 पर अपनी मोहर सख्त करवा सकें अपने मनपसंद ट्राइब्यूनल के जरिए से। तो ये बदनीयती से जो हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है वो अवाम को तो काबिल कबूल है नहीं। देखें, अवामी मसाइल सारे पसे पुष्ट रह गए। जो आपके बिजली के बिलों की आगे से जो महंगाई का सुनामी आने वाला है, आपके लोग आगे निकल जाएंगे। खोसा साहब सही कह रहे हैं, अवाम तो बेचारे जो है वो पिस रहे हैं इस वक्त जो हुकूमत ने फैसले किए हैं उसमें। लेकिन आपसे मैं एक और सवाल जानना चाहूंगी आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। कप्तान के जो पुराने खिलाड़ी हैं आज उन्होंने उनके खिलाफ गवाही दे दी है 190 मिलियन पाउंड केस में, तो आपको लगता है ये उनके खिलाफ जो है वो उनको को डैमेज कर सकेगी? परवेज खटक साहब वो कल उसकी जरा है, कांप रहे थे। आज भी आप खटक साहब की बात कर रहे हैं, जी। खटक साहब की बात जो है आप जरा कल जरा तो होने दें। उनकी जो जिस तरह से कपकपी उन पर जारी हो रही थी, जिस बॉडी लैंग्वेज का वो तो हो सकता है उम्र का तकाजा हो, वो आप देखेंगे वो शैटर हो जाएगी बिल्कुल। और 190 मिलियन पाउंड वाला तो उससे ज्यादा फजूल केस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड वो मलिक रियाज और फैमिली का सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पूरा का पूरा पैसा आया। उसमें से एक बेला भी ना इमरान खान और ना बुशरा बीबी। और जो अलकादर ट्रस्ट की जमीन है वो आज तक ट्रस्ट के नाम है, उसमें से भी एक बेले की जो है रवादार नहीं है ना इमरान खान और ना बुशरा बीबी। वो तो पता नहीं किस चीज की गवाही दे रहे हैं वो जाके। लेकिन कल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जरा में शैटर्ड और वो एक्सपोज हो जाएगा बुरी तरह। ठीक हो गया खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नुखे साहब काफ़ी सारी बातें उन्होंने की हैं और एक बड़ी अहम बात उन्होंने की है कि ये जो है वो तशरीह के लिए पार्लियामान के पास भी जा सकता है इन केस अगर ये सीटें हुकूमत को नहीं मिलती हैं और ना ही SIC को मिलती हैं। तो ये भी एक बड़ी अहम बात है। आप देखते हैं उसमें ऐसा क्या होता है। एक बात नुखे साहब यहाँ पर जो है वो खोसा साहब ने भी यही बात की है कि 13-0 के से ये फैसला आएगा, इसके ऊपर वो मुत्तफिक हो जाएंगे कि ये सीटें हुकूमत को तो नहीं मिलने वाली। नुखे साहब दोनों तरह से ही हुकूमत का नुकसान है, अगर उनको सीटें नहीं मिलती हैं और अगर SIC को मिल जाती हैं, तो दोनों सूरतों में क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं दाद दूंगा हमारे जो माशाल्लाह प्रोड्यूसर साहब हैं शकील साहब, जी, और बड़े मौके पे उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब को लाइन पे लिया। बहुत सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। वो लेते भी माशाल्लाह 11 बजे उनको 11 बजे के बाद लाइन पे ले लेते हैं और लतीफ़ खोसा साहब माशाल्लाह जी उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो जो कानूनी उलझने हैं, नुकात जो हैं जो हमें और आम जो हमारे देखने वाले हैं उनको समझ में आने चाहिए, तो बहरहाल उन पर थोड़ा नहीं ज़्यादा सा वो बायस्ड होते हैं, लेकिन बहरहाल कानूनी नुकता उन्होंने समझा दिया बिल्कुल। और जो आपने बात की ना वो कंसेंसस वाली 13 के कंसेंसस से 13 जजेस के, जी एक मूवी है, अगर आपको मूवी देखने का शौक है और अच्छी मूवीज़ देखने का शौक है तो अकेडमीज़ में पढ़ाई जाती है। मूवी इंग्लिश मूवी है 12 एंग्री मैन। अच्छा। और इसी को डिट्टो कॉपी किया हुआ है पड़ोसी मुल्क ने, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, एक रुका हुआ फैसला। अच्छा। एक रुका हुआ फैसला। जी ठीक है, याद आ गया। उसमें भी यही था कि उसमें जजेस तो नहीं थे लेकिन एक कंसेंसस जरूरी था। उन्होंने कहा फैसला नहीं, वो था कि वो कत्ल का मामला, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि सारे के सारे जो लोग हैं 12 के 12 वो उन सब का एक ही फैसला होना चाहिए कि ये कातिल है या नहीं। अगर आपस में आप डिस्कस कर और उसमें उन्होंने कहा जी बंद करके वो फिल्म में कमरे में बिठा देते हैं, एक ही कमरे में शूट हो गया फिल्म, लेकिन आपको बोर नहीं होना। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो कंसेंसस से फैसला है ना, इस कंसेंसस से मुराद ये नहीं कि 13 के 13 जजेस एक ही फैसला कर, इसमें यह है कि
कोशिश की जाती है एक दूसरे को, जाहिर बात है, समझाने की, यार इसका ये मतलब है, आप भी इसमें साथ दें, दूसरी तरफ वाले भी। और वो जो मामलात डिस्कस हुए हैं उन मामलात में जजेस खुल के एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, और उसमें फिर पता चल जाता है कि राय किधर की ज़्यादा है। अगर तो फैसला आता है 7-6 की तनासुब से, तो फैसला तो ठीक है किसी एक हक में हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना जी, मज़ा नहीं आया। तो लेकिन अगर फैसला 10-3 के तनासुब से आता है या 10-4 के 9-4 के तनासुब से आता है, तो ये एक बड़ी क्लियर फैसला, ऑप्टिक्स बहुत अच्छे होते हैं इसके। लिहाजा वो अब कल पे इंतज़ार करना पड़ेगा, नजूमी तो नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब ने तो कह दिया, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक किसी को इन फैसलों की भनक भी पड़ी होगी, ठीक है, इसलिए कि बड़े ये इस किस्म के फैसले तो होते ही बड़े राजदारी के हैं, होने भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल देखते हैं कल क्या होता है। अच्छा, लेकिन तो मेरा ये अभी अबू बकर साहब ने जब बात की लतीफ़ खोसा साहब के इंटरव्यू से पहले, जी जी, इन्होंने कहा जो उन्होंने डेक्लेरेशन में यानी कंफ्यूज किस तरह से हुई अदालत, और कंफ्यूज किस तरह से मैं भी हूँ, आप भी हो जाएंगी। कल की हियरिंग थी शायद कि सलमान अकरम राजा साहब से उन्होंने पूछा जी कि आप डेक्लेरेशन आपने दिया नजरियाती का, जो आपने कागजात दिए उसमें आपने लिखा मैं पीटीआई का, ज्वाइन आपने कर ली सुन्नी इत्तेहाद, तो तुसी केड़ी जमात दे हो? इस पर उन्होंने कहा जी मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। ठीक है, बात यह है कि ये 3 जमातों के नाम इस्तेमाल हुए। जब आपका दिल चाहता है आप शुरू कर देते हैं बहस पीटीआई के नाम से, जब आपका दिल चाहता है आप शुरू कर देते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से। उधर से यानी कैसा कमाल की बात है, उधर जाएंगे तो इधर आ जाएंगे, इधर जाएंगे तो उधर जाएंगे। तो कल का फैसला हो जाने दें, और हमने तय किया हुआ है अबू बकर साहब से कि जी कल के फैसले के बाद, फैसले पे तो हम तनकीद कर सकते हैं ना, बात कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज मुझे एक बड़ी कमाल बात बताइए, आज हम मैं लंच में था और वहाँ शामी साहब मौजूद है, मुजीबुर रहमान शामी साहब, बड़े माशाल्लाह हमारे मुल्क, उनसे मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा जी ये जस्टिस जहांगीरी वाले और फुल कोर्ट का इजलास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और फिर वो उनकी वो डिग्री वाले मामले पे उन्होंने कुछ एंकर्स को नोटिस किए हैं तौहीन अदालत। जी जी बिल्कुल। तो मतलब तौहीन अदालत, क्या अगर ये बात सच निकल आती है तो फिर भी तौहीन अदालत कंटेम्प्ट वो लगा सकते हैं? उन्होंने बड़ी कमाल की एक बात बताई, शामी साहब आपको पता है जी बाखबर, उन्होंने कहा यस, उन्होंने कहा अगर ये खबर सच भी हो फिर भी तौहीन अदालत लग सकती है कि आप, अगर ये खबर सच थी तो मुतलका फरीक को चाहिए था वो जाता जुडिशल काउंसिल। सही, लिहाजा जज पे इल्जाम सच या झूठ जो भी आप लगाएंगे उसकी जुडिशल काउंसिल। लेकिन इसी के साथ सुमेरा आप देखें कि चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ क्या क्या गलीज जुबान ने इस्तेमाल की जा रही है। वहां के लिए फुल कोर्ट ने कुछ नहीं कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ ना कोई बोले, बिल्कुल ऐसा ही, समझ रही हैं आप? जी जी, मैं समझ। और उनको ऐसी ट्वीट्स, ऐसे अल्फाज से, लिहाजा तय पा गया कि फुल कोर्ट ने, अच्छा फुल कोर्ट ने भी एक चीज़ तो समझ नहीं ना आई, मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने उन साहब को जिन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी से वो डिग्री निकलवाई, कराची के जो साहब हैं, जी जी, उनको नोटिस नहीं किया। और वो जो कराची यूनिवर्सिटी जिन्होंने लिखा उस पर इनवैलिड है डिग्री, उनको नोटिस नहीं किया। वो जो इस्लामिया कॉलेज जहाँ से उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने कहा कि इस्लाम के स्टूडेंट्स नहीं थे, उनको नोटिस नहीं किया। तो ये जिन्होंने ये खबर दी वो फंस गए। तो होगा इसमें कोई कानूनी नुक्ता होगा, लेकिन मैं गुजारिश ये करूंगा कि उस फुल कोर्ट में ये भी कहना चाहिए था, कंफ्यूजन तब भी हुई थी, उस फुल कोर्ट में अबू बकर साहब ये भी कहना चाहिए था कि ये जो खबर है ये सच है या झूठ है, कम से कम इस बारे में भी पता चल जाता तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती। और एक और नुक्ता मैंने शामी साहब से पूछा कि अगर पता चले कि कोई साहब हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, और उनकी डिग्री जाली निकल आई है, बड़े टाइम गुजर चुका है, क्या उस पर एक्शन हो सकता है? उन्होंने कहा कि एक साहब, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेट थे और वो हो गए रिटायर। रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन का केस चल रहा था जिसमें उनकी डिग्री चेक हुई तो पता चला ये तो जाली डिग्री पे थे। ठीक है। उन्होंने कहा वक्त जो है इसमें काउंट नहीं होता। जिस तरह कत्ल के मुकदमे में आप ये नहीं कह सकते कि 20 साल गुजर गए, अब कातिल पकड़ा गया तो उसको सजा नहीं हो सकती। ठीक है सर, जिस वक्त भी ये चीज सामने आएगी
वो काबिल सज़ा हो। ठीक हो गया। अच्छा अबू बकर साहब, हमने खोसा साहब से भी बात की। बानी पीटीआई ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और बड़े ही सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। एक बात तो ये कि इस वक्त फ़ैसला आने वाला है, इद्दत निकाह केस का भी फैसला करीब ही है तकरीबन। ये फैसले आने वाले हैं, उनका ये जो एंगर है, आपको लग रहा है कि वो जो फैसले आने वाले हैं उनसे वो इनसिक्योर हैं? यही रीज़न है उनके लहजे में एंगर की? देखिए, एंगर जो है ना वो तो हमें मुख्तलिफ मुकदमात में बहुत सारी जगहों से सुनने और देखने को वो मिला है। एंगर पर्सन है तो जैसे सुमेरा एंकर पर्सन है क्योंकि वो मसलसल कह रहे हैं कुछ मुकदमात में, और उनका एक बैकग्राउंड भी है क्योंकि अभी खुशा साहब भी बता रहे थे, हम सबको इल्म है, एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक केस था मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के मुतालिक, वो भी एक वजह है। और फिर जस्टिस गुलजार साहब का एक उसमें फाइंडिंग्स हैं, जी जी। उन्होंने बाइंडिंग किया था कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं ये इमरान खान साहब से मुताल्लिक मुकदमात ना सुने। फिर वो बार बार उनके वकला भी कहते रहे। बहरहाल पीटीआई की तरफ से मुझे कुछ इस पर कन्फ्यूजन नज़र आई, क्योंकि कल या परसों था गालिबन जब चीफ जस्टिस साहब ने भी पूछा तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा नहीं जी मुझे तो एतमाद है ना, जब कैटेगोरिकली उनसे पूछा जी, 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 बिल्कुल। तो बानी पीटीआई ये बात करते रहते हैं। आज तो उन्होंने रिटर्न भी कह दिया कि मेरे मुकदमात से उनको अलहदा हो जाना चाहिए। चूँकि हमने इस केस में भी बार बार चीफ जस्टिस साहब की जो बेचैनी और इसतराब है उसको हमने देखा कि जब जब 13 जनवरी के फैसले का जिक्र आता है, पीटीआई का जिक्र आता है, बानी पीटीआई का जिक्र आ जाता है, तो वो उनका मिजाज में बहुत जज्बातियत आ जाती है जो कि एक जूरिस्ट को बिल्कुल जेब नहीं देता। और फिर ये उसी तरह जैसे उस वक्त जस्टिस बंदियाल के मुताल्लिक कहा जाता था और उन्हें कतई जेब नहीं देता था कि जब कोई जमात बार बार कह रही है कि आप हर अबू बकर साहब सॉरी आपकी बात कट करी हूं, ऐसा भी हो सकता है कि जब जब जज्बातियत आती थी तब जो है वो काजी फायद ईसा साहब रोकते थे कि नहीं जज्बातियत की तरफ ना जाएं, आप फैक्ट्स पे आएं। नहीं, लेकिन हमने उनकी तरफ से भी देखी ना, उनकी तरफ से भी देखी ना, वो तो चूंकि चीफ जस्टिस हैं, काबिल एहतराम है, कोई भी बात अपने वकला को उस वक्त वो कह देते हैं। लेकिन देखे ना, जैसे कल उन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब को कहा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रवैये के मुतालिक बात की, तो अचानक चीफ साहब ने कहा कि वो 2018 में इलेक्शन ठीक हुए थे, जबकि ये बात किसी केस में कोई वकील करता तो वो कहते थे कि आप पिटीशन के ऊपर रहें। जी जी बिल्कुल। हमारे सामने 2018 के इलेक्शन का मामला नहीं है। तो बहुत सारे मामलात में हमने भी ऑब्जर्व किया कि चीज़ें जो है वो उस तरह से लाइन और लेंथ बिगड़ी है उनकी ना, तो जाहिर है। लेकिन बार बार वो जजेस को, अपना वकला को भी कहते हैं, साथ ही जजेस को भी कहते रहे दूसरी तरफ कि आपको आइन के टेक्स्ट के ऊपर रहना चाहिए, इसके बैनो सतूर में क्या मीनिंग है उसको अपनी मर्जी देकर आप उस तरह से ना बात करें। लेकिन बात यह है कि ये सारे मामलात, खुसूसन ये जो मामला इलेक्शन वाला है, इसमें जो एक खास पिटीशन पीटीआई ने डाली थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हाँ जी। तो उसके मुतालिक चीफ साहब ने उस वक्त कहा था कि आप क्या चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। अच्छा, फिर जब आरओ का मामला गया था कि ये जो एग्जीक्यूटिव्स के लोग हैं, डीसीज और एसीज, ये ना बने बल्कि जुडिशरी के लोग हों, तो उन्होंने कहा था कि आप क्या चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने उठा के फेंक दिया था। अच्छा, फिर एक मिनट, जब ये 13 जनवरी का जो फैसला आया है, ये जिसमें पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था, इसमें तो उन्होंने अश्योर किया था अली जफर को, अली जफर ने कहा था कि जनाब अगर आप इलेक्शन कमीशन का फैसला इसको आप हेल्ड कर देते हैं हमारे खिलाफ, हमें अगर सैंपल नहीं मिलेगा तो हमारे लोगों की फिर वो जो मखसूस नशिस्तें हैं जो जीत के आएंगे उसका क्या होगा। उन्होंने अश्योर किया था ये मामला हमारे सामने नहीं है, जब ये सिचुएशन बनेगी तो आ जाइएगा, फिर हम आपको रिलीफ दे देंगे। ठीक हो गया। तो ये एक ट्रेल है इमरान खान साहब या बानी पीटीआई जिस तरह से कह रहे हैं, इतना जुमला आपने कह दिया कि अगर ये मामला हमारे सामने आएगा तो हम आपको रिलीफ दे देंगे। चलो आपको सुन लेंगे आपको सुन लेंगे। फर्क है दोनों में, उन्होंने सुनने में और रिलीफ देने में बहुत फर्क है। मंजरनामा बनाया, सुन रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, तो ये सारा बैकग्राउंड है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बानी पीटीआई का रवैया, उनका गुस्सा, उनका एंगर, जिस पर अबू बकर साहब ने एंगर पर्सन कहा और नुखैस साहब ने उनको एंगर पर्सन कहा। नुखैस साहब, आपको भी ऐसा लगता है जैसे कि अबू बकर साहब ने कहा कि जब भी बानी पीटीआई का जिक्र आता है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जिक्र आता है या फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का या उनके हक में कोई भी बात होती तो काजी साहब जो हैं वो थोड़े गुस्से में आ जाते हैं? पहले तो मुझे ये बताएं कि काजी साहब का जब जिक्र आता है तो खान साहब गुस्से में आते हैं कि नहीं आते हैं?
तो उधर क्या कहेंगे? वो ज्यूरिस्ट नहीं है, वो जज सुने, नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो जज नहीं है, वो लीडर तो है ना अबू बकर साहब। नहीं है, लीडर पे ये बाइंडिंग नहीं है। सुन तो ले, बायसनेस हो सकती है, वो किसी कोई मौजूद पर एक राय रख सकता है, कोई सही हो सकती है या गलत हो सकती है। मेरी बात सुने ना, आप ज्यूरिस्ट पर जिम्मेदारी वो भी है। फैक्ट्स देख रहे हैं ना, जो उनके सामने इमारत के बाहर तराजू लगा हुआ है। मैं आप बोलूं कि ना बोलूं, आप तो आपस में शुरू हो आप बोले ना। अब मैं उस वक्त भी बोलने लगा था। नहीं, आपने बात ऐसी की, उसका जवाब जरूर यार एक तो मुझे ये समझ नहीं आती सुमेरा कि मुझे इनके सामने कैसी बात करनी चाहिए। साहब आप लिख लीजिए, मैंने आपके खिलाफ ही बात करनी है ना आप लिख लीजिए, जिस पे मुझे इख्तिलाफ होगा वो मैं करूंगा बात। जी नुखी साहब, वो पता नहीं क्या लिखने बैठ गए हैं, मुझे नहीं समझ आई अब। अच्छा सुने अब उनको अब लिख लें। पहली बात तो ये इन्होंने कहा जी कि वो बायस्ड है फायज सदर। कैसे बायस्ड हो गए? अच्छा वो बायस्ड नहीं थे जिन्होंने कहा गुड टू सी यू, वो तो बड़ी अच्छी बात थी जिन्होंने ये कहा। वो बायस्ड नहीं है जो इनके वकला को, मैं नाम नहीं लेता मोअज़्ज़ज़ जज साहब का, जो इनके वकला को फुल टास बालें करवा रहे हैं कि ये पूछें। सब पता है, ठीक है, सबको पता है। जो 4 नाम लतीफ खोसा साहब ने लिए और वो जो अबू बकर साहब भी लेते हैं, वो बिल्कुल बायस्ड नहीं है, क्योंकि वो इनको सूट कर रहे हैं ना, वो ठीक है। वो जो सवाल भी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल न्यूट्रल काम हो रहा है ना। लिहाजा ये कहना कि जी वो फलां जो है ना, वो तो चूंकि लीडर ने इशारा कर दिया था तो लिहाजा उसके खिलाफ बात करनी। और एक तरफ तो ये कहते हैं जी क्यों उस बेचारे की फैंटी लगा दी मनिका की, जी कि जी उसने क्यों कहा कि मुझे जज पे एतमाद नहीं और जज साहब ने क्यों वो कर लिया है। और दूसरी तरफ कहते हैं जी हमारी मर्जी, हमें फलां पे एतमाद नहीं है। हाँ, आज अगर रीजन है, सुने ना, आज अगर उठ के कह दे आप गवर्नमेंट कह दे कि जी ये आपके जो 4 जजेस हैं हमें इन पे एतमाद नहीं है, इनको भी निकाल दें, फिर निकाल देना चाहिए ना। उनको चाहिए कि वो मुकदमे से अलहदा हो जाए। अब वो का साहब सवाल है उनकी तरफ से कोई अच्छा नहीं, बात क्या करनी है आपने, कोई ऐसी डिमांड नहीं। अच्छा पहली बात, अच्छा सलमान अकरम राजा पे भी इन्होंने कंफ्यूज होने का इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने कहा जी मुझे तो एतमाद है। बात ये, हर जो आपका वो है ना मुजरिम, उसकी ख्वाहिश होगी कि जिस जज के पास उसका केस लगा हुआ ना, जिसमें सीधी सीधी उसको पता सजा हो जानी है, उसकी ख्वाहिश होती है सीधा एक कोई काम करेगा जी मुझे इन पे एतमाद नहीं है। हाँ जी, एतमाद इसलिए नहीं है कि उन्हें पता है कि वो आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। आइन के मुताबिक तो जाहिर बात है काम, वो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो उनके अगेंस्ट है। हाँ मैं सुमेरा आपको फिर बता रहा हूँ, बगैर किसी लगी लिपटी के फायज ईसा साहब पे तो होना ही है ना, जो बंदा आईनी तौर पे काम कर रहा है और आइन के मुताबिक काम कर रहा है और आपने गैर आईनी काम किए हो तो उस बंदे से खौफ ही आना ना। नहीं नुकेश साहब, इससे बचे। कुछ जजेस ऐसे हैं जो एक साइड की बात कर रहे हैं, कुछ जजेस ऐसे जो दूसरी तो अच्छी बात है, तरह से बात करके बैलेंस बात, लेकिन एक साइड को कह देना कि वो जो है वो तो बायस्ड है और दूसरी साइड जो है जो हमारे हक में बात जा रही है वो बहुत अच्छी है। आप इस मामले को देखें, दूसरी साइड कह रही है कि पूरी पिक्चर देखें, पूरी पिक्चर बायस कहां से हो गए? मैं आपको बताऊं वो तो इस फैसले को गलत जवाब ले लेते हैं। ये होता नहीं है अबू बकर साहब, ये क्या बात है? जो आप कह रहे हैं ना पूरी पिक्चर को देखें, जो मुकदमा आपके सामने होता है ना उसके बाद आर्टिकल 87 कहता है जुड़े हुए मामलात में जब 13 जनवरी के फैसले के आउटकम्स हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बैठी देख रही है। उसमें फिर पेशावर हाई कोर्ट ने क्यों तस्लीम किया मखसूस नशिस्तों का फैसला इलेक्शन कमीशन का? पेशावर हाई कोर्ट, वहां भी 22 जज बैठे हाई कोर्ट ने तो ये बल्ले के निशान के ऊपर उसके खिलाफ भी फैसला दिया है। तो मुझे बताएं फिर पेशावर हाई कोर्ट को क्या बता दें आप उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दौड़ा है। कल जजेस ने कहा है कि ये इंस्टीट्यूशंस का रवैया यही होता है। मैंने आपको एक जमात के खिलाफ आप पीछे दौड़ रहे हैं। कल इल्जाम लगाया कि वो जो है ना 1 साल में 3 इलेक्शन कराए, आप तस्लीम नहीं कर रहे उसके। सुने ना, एक ही सही करा लेते हैं कि आप कराने की क्या जरूरत है? 45 जब उनको मौका मिला था अबू बकर साहब, वो वाला इलेक्शन ठीक करवा लेते। नहीं, जो एक मिनट जो इलेक्शन एक्ट लेकर एक जमात के पीछे भाग रहा है इलेक्शन कमीशन, अपना उसे इलेक्शन हो सका है 2024 का? उसके पास 45 हो चुके हैं। इसी पे जब कोई 2018 की बात करता है तो आप चल पड़ते हैं। आज ये जस्टिस जहांगीर साहब की अदालत में, ट्रिब्यूनल में ये बात आई है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के 3 हलकों में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से किसी एक ने भी एक पोलिंग स्टेशन का जो फॉर्म 45 है वो ईएमएस पे अपलोड ही नहीं किया गया, वो दिया ही नहीं है, वो आरओ की मर्जी से बने हैं। मुझे बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन अपनी नाक के नीचे जहां उसका हेड ऑफिस है, एक छोटा सा शहर है, वहां ये कंप्लायंस नहीं कर सका, वो एक सियासी जमात की गर्दन मरोड़ता फिर रहा है।
और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले में उनकी जो है ना 18 में एक सिस्टम बैठ गया, तो सारा 18 में बैठ गया तो कमीशन बना ले। अच्छा अब आप उसने कमीशन बनाया, अपनी दफा आप कहते हैं, अपनी दफा क्या सर, आप फैसला करेंगे क्या? गुस्से में आ गया। नहीं, गुस्से की बात नहीं है, 2018 में कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर कमीशन बना ले। अगर कोई प्रॉब्लम है 13 में जो प्रॉब्लम थी उसमें भी तो जुडिशियल कमीशन बना था ना, आरटीएस की प्रॉब्लम तो बना ले। नहीं सुने ना, नहीं, पीएमएलएन बड़ा इतराज करती रही ना, तो बनाए इसके ऊपर। मैं मुतालबा करता हूँ कि बनाए, तो आपने बनाना था, मैंने और आपने तो नहीं भाई, जिनकी हुकूमत थी उन्होंने बनाना था। कमाल करते हैं, चलो आप बना लें। अच्छा चलो अब बना लें। हाँ, तो क्या है इसमें? ये आप 10 साल बाद आपको कोई कह रहा होगा कि तब आपने बना लेना। शरीफ साहब ने बात वो कहते हैं जनरल रिटायर्ड जनरलों को मामला मैंने अल्लाह को सौंप दिया है। अच्छा बात खुद उन्होंने भाई साहब को छोड़ दिया पार्लियामेंट में, अवाम के ऊपर बिजली के बिलों के जरिए जलील और रुस्वा किया हुआ है अवाम को। खुद वो मर्री में बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ये तो कहाँ बैठे हैं वो बताएं? कमाल है आपकी। क्या करना चाहिए? नवाज शरीफ कहाँ बैठे हैं? वो आए पार्लियामेंट में अवाम के मसाइल के लिए, पार्लियामेंट में कैसे? पार्लियामेंट में आए, बैठे पार्लियामेंट के मेंबर हैं, बजट जैसे अहम तरीन इशू को छुट्टी पे चले गए, और यहाँ बजट बना रही है IMF, बना रही है सर। वो तो भाई क्लियरली कह रहे हैं कि बजट। मेरा एक सेकंड जी तसल्ली से बात कर लेना। कमाल अबू बकर साहब, खान साहब की जब गवर्नमेंट थी कितनी दफा पार्लियामेंट में आए थे? यार मैं उसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकता। आप कर रहे हैं, कौन आया है कौन आप कर रहे हैं भाई, उनको भी जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पार्लियामेंट में आने चल ना रहे हो और अपोजिशन करने का उनका रिकॉर्ड और भी शर्मनाक है। ये जो लेकिन ये जस्टिफाई तो नहीं है। 3 दफा सारा किया जा सकता। अच्छा ठंडे हो जाए, ठंडे हो जाए, अच्छा ठंडे हो जाए अबू बकर साहब। अगर कोई उन्होंने इश्तिहार छपवाए हैं कि मैं रिलीफ देने आ रहा हूं, चले, अगर कोई मुल्क को नवाज दो, अगर कोई गलत बात वो अब वर्क फ्रॉम होम कर लेना, अगर कोई गलत बात हो गई है तो माफी मांग ले। नहीं, गलत बात की बात नहीं है सर, आप चीजों का रिकॉर्ड दुरुस्त सुने, सही तसल्ली से रहें, क्या मसला हो गया, आराम से भी हम बात कर अच्छा सकते हैं। चले, मैं एक मजेदार बात बताऊं, वो हुआ ना जब ये कहा गया कल या परसों कि वो फैसला आया रिकॉर्डिंग वाला, टैप करने वाला, कि एजेंसियां टैप कर सकती हैं, कानून जो आया, तो उस पर बड़ी लहदे हुई। और मज़ेदार बात यह है, आप सब ने सुना होगा वो क्लिप खान साहब का, जिसमें ये कह रहे हैं मेरे भी फ़ोन टैप होते हैं, तो एजेंसियां फ़ोन तो कैसे पकड़ेंगी लोगों को अगर वो नहीं करेंगी। इस पर उमर अयूब साहब से पूछा गया, कि साफ़ी ने पूछा कि हुजूर आप इस पर क्या कहते हैं खान साहब, उन्होंने कहा जी नो कमेंट्स। ठीक है, जब कहा जाता है ना नो कमेंट्स, ये भी एक कमेंट्स होते हैं, ये भी एक कमेंट होता है। ठीक है, वो पोजीशन है, बिल्कुल ठीक है। चलो शुक्र, उनकी गलत पोजीशन थी। अबू बकर साहब की टोन कैसे डाउन किया मैंने सुना। चले साथ ये पोजीशन, चले हम शहबाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। एक मैं उनकी भी बात करने लगा। जी वही बात, वो पहली दफा जब हुकूमत PDM 1 की आई, उन्होंने कहा कि खुफिया इदारे जो हैं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के तकर्रुर और तबादले और उनकी प्रमोशन के लिए वहां से अप्रूवल आएगा, ठीक है, वो देंगे, वो फीडबैक देंगे तो हम लगाएंगे। आपने उनको सुपरसीड कर दिया। दूसरी दफा आपकी हुकूमत बनी फार्म 45 की, जैसे आपको लगाया गया, तैनात किया गया, आपने कहा पूरे मुल्क को आप कौमी सलामती के नाम पर टैप करें। ठीक है, एक जवाब इनको दे दें। चले जवाब फेयर ट्रायल का राइट है। चले अबू बकर साहब, हम इससे थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं ना, प्रोफेसर को कमेंट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सुन तो लें अबू बकर साहब। खान साहब तो चलो कहते थे, जो कि गलत बात है, सुन लेने दें, प्रोफेसर साहब का कमेंट सुन लेने दें, मुझे अगला टॉपिक पे भी जाना है। हम 96 से ये जो आपकी जो सेलुलर कंपनी है ना, इनके ये 96 का रूल है जी, कि एजेंसियां जो हैं वो इनके साथ जो मुआहदा होता है आपकी सेलुलर कंपनियों के साथ, वो उस मुआहदे में ये शामिल है कि मुल्क की दिफा के लिए अगर कोई हमें रिकॉर्ड करनी पड़ी गुफ्तगू, तो हम करेंगे। दूसरी बात ये, आप 9/11 हुआ था ना सुमेरा जी, तो उसके बाद आपका क्या ख्याल है, जिन लोगों को उनको पकड़ा था अमेरिका में, वो गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, वो ऐसे ही पकड़ लिया था लोगों को। तो फिर जरूरत क्यों पेश आ गई? हाँ, जब ये तय था तो फिर जरूरत क्यों पेश? जरूरत इसलिए आ गई कि इसको बजाय अब हम इसका दायरा कार बढ़ा रहे हैं, इसलिए दायरा कार नहीं बढ़ा रहे, वो तो अदालतों में तरीका। अगर सवाल आपने किया तो जवाब भी तो ले लेना, जवाब भी तो। अगर एजेंसियां आम बंदों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करेंगी तो ये गलत है। अगर एजेंसियां अपने काम से, कोई भी बंदा अपने काम से हटके उस अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करता है तो वो गलत है, ठीक है। लेकिन आपने कैसे तय कर लिया कि जो एजेंसियां करेंगी वो गलत ही होगा? लोगों की मुल्क दुश्मन अनासिर की गुफ्तगू टैप नहीं करनी चाहिए, या उनसे पहले पूछना चाहिए कि कर लें आप कि नहीं? मेरे सामने एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना, अबू बकर साहब, अबू बकर साहब वो जो ऑडियो आ रही है ट्रैक रिकॉर्ड में आप चलता है, परवेज रशीद साहब आपको साबित चलता है, इमरान खान साहब मेरी सुने तो
सही ना, तो ये कौन करता है? उसमें सुनाए, उसमें साबित करना पड़ेगा आपको कि ये एजेंसियों ने टैप, एजेंसियों ने, एग्जैक्टली वो यही एक पॉइंट है। मैं आपको ऐसे ऐसे फार्मूले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज सब कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके लोगों के खिलाफ? पास ऐसे ऐसे फार्मूले हैं जो पता नहीं किस किस की आवाज टैप किए जा रहे हैं। आपके पास जब कोई रिकॉर्डिंग आए तो आप उठा के डाल दें। अबू बकर साहब, मुल्क जो है इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है। आज भी हमने देखा है कुछ फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। चलिए, अगर कोई काम हो रहा है तो उसका हमें नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है ना, नुकसान ज़्यादा नहीं है। एक अच्छा स्टेप है, उसको हमें इस तरह से डिस्कस नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट जो है, हम शहबाज साहब की बात कर रहे थे, तो उन्होंने आज वो हमें फॉर्म में नज़र आए हैं। आज उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं, अपनी जो काबीना है उनको लेकर उन्होंने कहा सुस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, काम करना पड़ेगा अब। अच्छा, और जो काम करेगा, खुशी के लिए एक जुमला कहूँ मेरा, सॉरी, ये जो आपने कहा ना जी फार्म में नजर आए हैं, तो कौन से फार्म में नजर आए हैं? फार्म 47 48 में वो 47 में ही नजर आ सकता है। यार मैंने आपके हक में एक जुमला कहा, में बात किया। चले, उन्होंने ये कहा है कि अब अगर कोई भी काम नहीं करेगा तो उसके साथ बिल्कुल भी जो है वो रियायत नहीं बरती जाएगी। बड़े सख्त जुमले किए हैं उन्होंने आज अदा। और बाकी उन्होंने जो बात हम पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि हुकूमत अपने अखराजात जो है वो कम नहीं कर रही है। उन्होंने कुछ इदारे हैं, कुछ वजारतें हैं, उनको ख़त्म करने का जो है वो एक मंजूरी दी गई है, और ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। अबू बकर नुक़ै साहब, आपसे आना चाहूँगी, किस तरह से देख रहे हैं आप? इस तरह पहले भी फैसले होते हैं, मंजूरियां भी होती हैं, लेकिन इदारों को ख़त्म नहीं किया जाता, वो लिंगर ऑन हो जाते हैं मामला। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये तो जिस बारे में आपने कहा, ये तो अगर लिंगर ऑन होता है तो हम उस पर कहेंगे ना। दूसरी नहीं, मैं कह रही हूँ कि अब आपको लग रहा है कि अब मैं आपको बताऊं ना, उसमें कुछ वजारतें ऐसी होती हैं जिनका आपको कभी पता, जैसे आप कभी जा रहे हो ना सड़क पे, लॉन्ग रूट पे आप विहाड़ी जा रही हैं, सड़क पे आपने कहीं होटल देखा, वहाँ पे ड्राइवर होटल, तो दिल चाहता है ना वहाँ पे खाना खाएं। साथ ही कोई दुकान होती है वहाँ पे, अजीब, मैंने एक दफ़ा देखा किसी ने लिखा हुआ ट्रैक्टर की तितलियां बनाई जाती हैं। वो मैं ट्रैक्टर की तितली, अच्छा हमें नहीं उनका पता होता। इसी तरह कुछ महकमे भी ऐसे हैं जिनके आपके बोर्ड नजर आते होंगे, आवाम की तितलियां बनाते हैं। सुने नहीं, कुछ महकमे ऐसे जिनका नाम ही नहीं सुना कि यार क्या करता होगा ये महकमा। इसी तरह कुछ वजारतें भी हैं, ठीक हो गया यार ये वजारतें क्या करती होंगी, ठीक है। तो मुझे वो अबू बकर साहब का कल वाला खौफनाक बयान याद आ गया, लेकिन एनीवे तो मुझे ये है कि ये वजारतें क्या करती होंगी, तो लिहाजा वो वजारतें जो किसी में जम हो सकती हैं या खत्म हो सकती हैं, जिनके बगैर गुजारा हो सकता है, आपके अखराजात में कमी हो सकती है। ठीक हो गया अबू बकर साहब, हम मेरा ख्याल है अगला टॉपिक जो वो डिस्कस कर लेते हैं। आयशा जहांजेब हमारी एक बड़ी मारूफ एंकर पर्सन है, बहुत से इंफोटेनमेंट के प्रोग्राम्स में, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स में हमें वो नज़र आती हैं। कई ड्रामाज में उन्होंने एक्टिंग भी की है, बहुत अच्छी एक एंकर है। उनका आज एक बड़ा अफसोसनाक मामला हमारे सामने आया है। उनके हस्बैंड ने, उन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किया। उनका ये कहना है कि वो काफ़ी अरसे से उनके ऊपर ये तशद्दुद कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने तस्वीर अपलोड की, बच्चों का भी उन्होंने बताया, और बेवजह वो FIR की कॉपी जो है उसको मैंने रीड आउट किया, तो उसमें वो बताया हुआ उन्होंने कि आते ही घर आते ही उन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद करना जो है वो शुरू कर दिया। यकीनी तौर पर अगर किसी बहस के बाद भी ये तशद्दुद हुआ तो वो भी ज़ाहिर हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अबू बकर साहब क्या कहना चाहेंगे? ये भी वही अदम बर्दाश्त वाला मामला है यहाँ पर? देखें, एक बात तो तय है कि कल वाला वाक़या हो या आज आयशा जहांजेब साहिबा वाला वाक़या हो, तशद्दुद तो कहीं भी जस्टिफाई नहीं है, चाहे पॉलिटिकली हो, सोशली हो, डोमेस्टिक हो, दफ्तरों में हो, कहीं भी हो। कवानीन मौजूद हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और ये इस तरह के जो रिश्ते होते हैं, ये जो फैमिली लाइफ है, अगर पानी सर से ऊपर गुजर गया है आपके रवैयों में, ज़ुबान में, या अगर आपके मामलात ज़िंदगी में, तो आपको दोनों फरीकों को हक हासिल है कि मामलात को आसानी के साथ आप ख़त्म कर दें। लेकिन इस तरह जूतों को हाथ में लेना, डंडे उठाना, इस तरह सर फाड़ देना, तशद्दुद करना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा अफसोसनाक है। और ये तो लाहौर जैसा शहर है और ये कैंट जैसा इलाका है, मेरा ख्याल है। रिमोट एरियाज़ में क्या होता होगा, इंटीरियर सिंध में, साउथ पंजाब के इलाकों में, बलूचिस्तान के इलाकों में, बिल्कुल ऐसा है। ये बड़ी अफसोसनाक पिक्चर और वो वाकया तो रिपोर्ट भी नहीं हो और ये एक दूसरा रुख है तस्वीर का, जो बज़ाहिर हमें बड़े शहरों में भला नजर आता है। बिल्कुल ऐसा है। मोहतरमा खुद टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, बड़े अरसे से हम उन्हें देखते हैं, बहुत भली शख्सियत है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख उनकी जाती जिंदगी का इतना तारीख है, इतना खौफनाक है, हमें बड़ा दुख हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो फाइनेंशियल जो एक आप कह लें कि आज़ादी और खुद मुख्तारी है, जो तालीम है, ये जो घराने हैं अपने बच्चियों को, फैमिली वाले जो हैं, इस तरफ बड़ी तवज्जो दे। ठीक हो गया। जितनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी ख़वातीन, जितनी पढ़ी लिखी होंगी,
उतना बेहतर फैसले करेंगे। Exactly, उतना बिल्कुल। ऐसी सूरत हाल से छुटकारा कुछ मामला उनके लिए ऐसे भी आसान होते हैं ना होगा। अबू बकर साहब कि हम लोग, हमारे जहन में आती है कि शायद दोनों तरफ से इस तरह के मामलात होंगे जो रिस्पांस इस तरह का होंगे आया। तो लेकिन ऐसे। मैं नुखै साहब आपका कमेंट लेने से पहले मैं अपने नाज़रीन को एक वीडियो दिखाना चाहूंगी आयशा जहांजेब की। वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं दूसरा पहलू जो है वो इस तस्वीर का क्या है। स्क्रीन पे चल रही है नुखै साहब, आप भी जरा स्क्रीन पे देखिएगा। उसमें आयशा जो है वो अपने हस्बैंड के पाँव धो रही हैं और ये बड़ा एक अच्छा एक जेस्चर है जिसमें हमारे मुआशरे में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पसंद की जाती हैं। तो इससे तो लग रहा है कि मतलब आपस में मियाँ बीवी का बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप था, बड़ा प्यार मोहब्बत वाला, इज़्ज़त वाला, रिस्पेक्ट वाला। लेकिन उसके ऑपोजिट आज जो तस्वीर हमने देखी हैं वो बड़ी जो है वो सुमेरा, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तकरीबन 30 साल हो गए मीडिया से वाबस्तगी से, और ख़ुसूसन मैं बड़ा करीब से जानता हूं ड्रामा इंडस्ट्री को। आयशा जहांजेब नहायत सुलझी खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, कोलीग है हमारी, और मैं ज़ाती तौर पे उनको जानता हूँ। और मुझे कोई शक नहीं कि बहुत बेहतरीन एंकर भी हैं, बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं, बिल्कुल, और बेहतरीन गुफ्तगू भी करती हैं। उन्होंने जब जब ज़िंदगी में उन्होंने कोई प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़े तो उन्होंने उस हस्बैंड से अलहदगी इख्तियार कर ली। सही, यही तरीका बनता था ना? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये जो वीडियो आप देख रही हैं ना, जिसको आपने दिखाया कि वो हस्बैंड के पाँव धो रही हैं, तो मेरा कैमरा बड़ी जालिम चीज़ है। हमारे रिपोर्टर्स कभी जाते हैं ना मार्केट में, तो आप किसी बंदे से नॉर्मल बात कर रहे हैं तो वो नॉर्मल बड़ा ठीक बात कर रहा है, सच बोल रहा है, जी जी, जो ही कैमरा ऑन करके कहेंगे ना अब बताओ, तो वो कैमरा ऑन कर होते ही वो बात बताएगा जो सब लोग कर रहे हैं। वो उनसे अलग नहीं बात करेगा। सही कह रहे हैं। यानी वो हो सकता है कि वो आपको अपनी राय से जो है अपनी राय की बजाय वो सारी मुश्तरका राय में शामिल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये वीडियो जो आपने दिखाई, ये हमारे सारे लोग, आपको याद है एक हमारे वो दोस्त भी हैं, मैं नाम नहीं लेता, वो एक मज़ाहिया प्रोग्राम में वो गाना वगाना गाते होते थे, उन पे भी ये इल्ज़ाम लगा और सारा कि उन्होंने अपनी वाइफ पे तशद्दुद किया। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, फिर बाकी आपने देखे होंगे और भी लोग हैं जिनके बारे में अभी हमारी एक पीटीवी की पुरानी न्यूज़ कास्टर, मैं नाम नहीं लेता किसी का, उनकी अपनी बहू के साथ क्या सिलसिला चला। बिल्कुल ऐसा ही। कल आपने देखा वो वाला इम्तियाज बिल्ला वाला, जी जी, ब्रिगेडियर इम्तियाज वाला जो था। अच्छा, एग्जैक्टली, ये जो हुआ है ना, ये जो उनके पाँव धो रही हैं, भाई आप जिन मियाँ बीवी की लड़ाई भी हो ना, हाँ जी, वो दूसरों के सामने तो यही कहेंगे ना। एग्जैक्टली। मैं एक खातून को जानता हूँ, बहुत मारूफ नाम है, एक्ट्रेस है, शायद मेरी बात से कोई समझ जाए तो समझ जाए। उनका मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू किया तो उन्होंने, मैंने पूछा कि आपकी कभी हस्बैंड से लड़ाई हुई है? उन्होंने कहा एक ज़िंदगी में एक दफ़ा भी नहीं हुई। अच्छा। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, कोई छोटी कोई मुखालफत, कोई इख्तलाफ, कोई छोटी, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारी राय भी एक जैसी है। जिस दिन इंटरव्यू छपा 3 दिन बाद उनको तलाक हो गई। ठीक है, इसलिए इन वीडियोस को ना आप बतौर सबूत पेश करें कि ये देखें, ये तो कोई भी बंदा, मैं समझता हूं कि जिस वक्त ये वीडियो उन्होंने डाली होगी उस वक्त उनकी मोहब्बत होगी। इसका मतलब है पानी सर से गुजर गया। पानी, अच्छा, मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, एक चीज की समझ नहीं आई। मैं ये समझता हूं कि इस मामले में ना, मतलब ये आई थिंक उनके तीसरे हस्बैंड हैं, तो बाज़ औक़ात इंसान मजबूर हो जाता है कि यार लाइफ में ना अब एग्जैक्टली, जो उनके ऊपर ये बात की जा रही है कि पहली बार जब तशद्दुद किया गया था तब क्यों नहीं बोली, तो उसकी रीजन यही हो सकती है जो आप बता रहे हैं। इन्होंने जो कहा कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो वो तो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल, वो माशाल्लाह अपना खुद कमा रही है, जी जी, पढ़ी लिखी है, खुद कमा रही है। समटाइम ये रीजंस भी तो होती है ना। ये जनरलाइज की थी। अच्छा, चूंकि ये पता नहीं, अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें तो FIR की कॉपी अगर हो तो वो भी दिखा दें। चल रही है स्क्रीन पे, चल रही है वो जो, अब इसमें मुझे डिटेल नहीं पता कि FIR में क्या नाम है, इतनी मेरी नजर है कि मैं इसे पढ़ सकूं, लेकिन बात यह है कि दूसरी तरफ का मौकफ क्या है। हस्बैंड को आपके इल्म में होगा, हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया गया, जो हादसा हुआ वो इसके अंदर उनका जो है जिस्मानी रिमांड पे भेज दिया गया उनको। लेकिन वो चाहे खातून जो मर्जी करती रहे, ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये तो नाकाबिले कबूल है। ये कैसे हो सकता है कि आप, और उनके मैंने हुलिया देखा है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, ये बिल्कुल गलत है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और खुसूसन ज़ुमैरा इस दौर में जब हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज है, उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया है, उन्होंने कहा खातिन मेरी रेड लाइन है। इस पे मैं गुजारिश करूं, जिसके साथ आपका गुजारा नहीं हो सकता, देखें ये नहीं मैं कह रहा कि एक दिन पहली बात हुई और उसके बाद बात खत्म, आप खत्म कर दें,
कोशिश करता है बंदा इस नहज तक पहुंचने से। अगर इस नहज तक पहुंच गई बात कि आप इस हद तक मजबूर हो गए हैं, हस्बैंड को भी कह रहा हूं, वाइफ को भी कह रहा हूं, कोई भी हस्बैंड वाइफ हो, तो अल्लाह के बंदो अलहदा हो जाओ, बात खत्म, दरमियान में से मामला खत्म करें। क्योंकि इसके बाद भी तो अलग होना अच्छा, इसके हाँ, लेकिन इसमें ना सुमेरा कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें इंसान ना चाहते हुए फंस जाता है। बाज़ औक़ात बच्चे आपके पाँव की जंजीर बन जाते हैं, बाज़ औक़ात मुश्तरका जायदाद आपके पाँव की जंजीर बन जाती है, बाज़ औक़ात मुआशरे का रवैया, आपकी रेपुटेशन, आपका जो मुकाम है वो भी रुकावट बन जाता है। मेरा ख्याल है कि बहरहाल मैं तो इस मामले में आयशा जहां ज़ेब के साथ हूँ कि उन्होंने अच्छा इकदाम किया कि उन्होंने जवाबी वार करने की बजाय उन्होंने कानून का रास्ता अपनाया, पुलिस को बताया। अब अल्लाह करे, मेरी तो दुआ है कि अगर इन दोनों में ये ऐसा मामला हुआ भी है तो वो माफ़ी मांग लें और दोबारा से सुलह हो जाए। माफी मांगने के बाद ये तलाफी हो सकेगी? आपको क्या लगता है? तलाफी नहीं, मैं दोबारा इंसल्ट या वायलेंस जो है ना वो माफ किया जा सकता है, भूला नहीं जा सकता। नहीं भूला तो लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं, बंदे दे पुत्र होंगे ने, सुधर जाते हैं, कानून का रास्ता इख्तियार कर लिया। अब ये वो जाती मामलात वो जानते हैं। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया गुल नुखैज़ अख्तर साहब आपका भी, अहमद अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।